तो अपनी बात जो चल रही थी वो ये थी कि अब हम आते हैं वो इस पे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं। हम अभी तक हमने जो चर्चा की वो चर्चा की फेडरल और यूनिटरी सिस्टम पर और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वाइज देखकर उसमें ये खोजने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या आते हैं। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक क्वेश्चन बनने के लिए बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ चीजों को पकड़ता हूँ जिसपे जनरली किसी का भी ध्यान जाएगा जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की समझ रहे हैं। तो अनुच्छेद 1 को लेकर के सवाल ज्यादा बनते हैं। जब आप पूछते हो कि मुझे संविधान पे पूछ लीजिए तो वो सीधा 1 पे या प्रेम्बल पर आते हैं। तो प्रेम्बल पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अनुच्छेद 1 में क्वेश्चन ये बनता है कि भारत जो है मतलब हमारे देश का नाम क्या है संविधान में। अब इसमें स्टूडेंट कई तरह की मतलब हालांकि आप सब लोग ये एग्जाम पास किए हो तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी को भी नहीं पता रहता है। लेकिन क्योंकि हमारे देश के नाम संविधान में दो है, इंडिया और भारत। इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वो आपसे पूछते हैं कि क्या इंडिया और भारत ये जो दो नाम है तो एक अंग्रेजी और एक हिंदी का है क्या, है ना। और यहाँ पे आप गलती करते हो तो आप बताएंगे नहीं, ये हिंदी और अंग्रेजी नहीं है, ये दोनों ही नाम है। मतलब ये इंडिया शब्द कोई इंग्लिश का शब्द नहीं है ना। ये तो वैसे भी आप थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखना, आप ये तो इंडस नदी से जो सिंधु नदी थे उनको इंडस नदी बोलते थे। तो ये दोनों ही नाम है और दोनों ही भाषाओं में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि अभी एक जुडिशरी के भीतर एक रिट पिटीशन दायर हुई थी जिसमें कहा गया था कि क्यों नहीं अब हमको इंडिया शब्द को, इंडिया नाम को हटा देना चाहिए। तो आपसे पूछे कि बताइए आप क्या मानते हैं, क्योंकि ये जो इंडिया शब्द है वो हमारी औपनिवेशिक अ, गुलामी का प्रतीक है। तो क्या हमको इंडिया शब्द को हटा करके देश का एक नाम नहीं रखना चाहिए। तो आपका इस पे क्या मत है, इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। आपका उसमें मत वही होगा जो जुडिशरी का मत है। ध्यान दीजिए, कोई आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या सोचते हैं, नथिंग। तो जुडिशरी का इस पे आपको पता है कि इस रिट पिटीशन को जुडिशरी ने खारिज करी। इस पे हियरिंग हुई थी लेकिन फिर उसको रद्द कर दिया था इस पे, और कहा कि नहीं, ये दोनों नामों में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसी संदर्भ में बोलेंगे, लेकिन कुछ लॉजिक लेके आएंगे अब आप उसमें। हालांकि आपको जुडिशरी की वो डिबेट देखनी चाहिए जिसमें ये डिस्कशन हुआ था। तो उसमें ये दो तीन चीजें थी जो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का ये जो दो नाम है, पहले तो ये कहना कि ये औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक ऐसा कहीं नहीं। इंडस ये भी मतलब सिंधु नदी हमारी थी, और जब ऐतिहासिक काल से ये जो है वहां से जुड़ा, और भरत हमारी राजवंश की परंपरा रही है। लेकिन आप बताइए कि सर ये दो नाम इतनी ज्यादा लेजिटिमाइड हो चुके हैं दुनिया में कि इन दोनों नामों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारी पहचान इंडिया के तौर पे भी अगर ग्लोबली देखें तो बहुत व्यापक है, और भारत के तौर पे भी है। लेकिन फिर भी ग्लोबल तौर पर देखें तो हमारी इंडिया के तौर पे एक व्यापक पहचान है। तो नाम बदलने से देश का करेक्टर बदल जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि चूंकि हमारी एक आइडेंटिटी है और उस नाम के साथ हम एक गर्व की फीलिंग भी है, इसलिए अभी उस नाम को बदलने जैसी कोई जरूरत नहीं है। और सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, जुडिशरी ने भी यही मत दिया है। तो आपका वो जो जुडिशरी का ओपिनियन है वही रहेगा, ओपिनियन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि दुनिया में दोनों नाम स्थापित हो चुके और हमारी भावनाओं के साथ भी दोनों नाम कनेक्टेड है, इसलिए दोनों नामों के साथ कोई दिक्कत नहीं होती। ये ओपिनियन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ओपिनियन रहेगा। फिर आगे अनुच्छेद 3 को लेके थोड़ा देख लेना, इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये नए राज्य के गठन को लेके है। इस पे तकनीकी पहलू सारे हैं, लेकिन आपसे कोई पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि नए राज्य के गठन में हमने मतलब राज्यों की सहमति भी नहीं ली है। तो आप कहेंगे कि हमने राज्य विधानमंडलों की राय तो लेते हैं लेकिन वो राय बाध्यकारी नहीं होती है। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि हमने संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया है।
और इसी बात को आप वहाँ भारत की संघीय व्यवस्था से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से मैं अब अनुच्छेद 1 से 4 पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ। अ, अनुच्छेद 5 से 11 जो नागरिकता संबंधी मामला है, उस पे मेरा विचार ये है कि उस पे आप खुद की खुद तो जाना मत, और नागरिकता संबंधी सवालों पे आप बहुत ज्यादा डीप में न जाएं। लेकिन मेरे एक आर्टिकल इस पे है, जब एनआरसी और सीए का मामला आया था, तब मैंने ये नागरिकता पे लिखा है, शायद आपकी ऐप पे मैंने अपलोड कर दिया, थोड़ा देख लेना। लेकिन इस पे मेरा सजेशन ये है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सिटीजनशिप को लेकर के कई तरह के इश्यूज रहते हैं, तो इसमें मोटे मोटे वो जो ईयर के प्रोविजन है वो देख लेना। फिर अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आता हूं मैं, जो फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ एक तो बहस होती है राइट और ड्यूटी, मतलब अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, अधिकार से आप क्या समझते हैं, अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो कभी भी मौलिक अधिकारों को पढ़ने से पहले जो 11th क्लास की बुक में अधिकार का चैप्टर है उसे जरूर देखना चाहिए थोड़ा सा, कि अधिकार किसी समाज और व्यक्ति के वो दावे हैं जिन्हें राज्य या समाज द्वारा वैधता, मतलब लिजिटिमेसी दे दी जाए, उन्हें हम अधिकार कहते हैं। अधिकार कुछ लेने का, कुछ कुछ मांग करता है, कर्तव्य देने का भाव रहता है। एक चीज जरूर आपको टेक्निकली थोड़ी सी मतलब पता होनी चाहिए कि जो उदारवादी व्यवस्थाएं होती हैं, वो बेसिकली अधिकार की बात करती है, और जो समाजवादी व्यवस्थाएं होती है वो कर्तव्य पे ज्यादा फोकस करती है। इसी तरह से जो डेमोक्रेसी है वो अधिकार पे ज्यादा फोकस करती है, और जो ऑटोक्रेसी है वो कर्तव्य की बातें ज्यादा करने लग जाती है। तो एक सवाल आपको आगे चल के थोड़ा सा इस पे डिस्कशन होगा, लेकिन इसे नहीं बोले तो ठीक है, क्योंकि भारत में जो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी वो उसी कालखंड में जोड़ी गई थी जब देश के भीतर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन थी। वो जो क्यों थी, क्यों, आप इसके पीछे का साइंस जाने, क्योंकि जहां जहां इमरजेंसी, जहां जहां डेमोक्रेसी को सप्रेस्ड किया जाता है, तो नागरिकों को कर्तव्य सिखाने लग जाते हैं। तो कर्तव्य की बात तब आती है। लेकिन आगे क्वेश्चन ये आता है कि हमारे संविधान में जो ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमने इनको फंडामेंटल राइट कहा, था इनको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? एक सवाल ये बेसिक हम पूछते हैं कई बार आपसे। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि हम फंडामेंटल का मतलब होता है मिनिमम, मतलब मिनिमम से मिनिमम नीड। तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि वो अधिकार जो मिनिमम से मिनिमम नागरिकों को दिए जाते हैं। लेकिन ये जो मिनिमम से मिनिमम अधिकार दिए जाते हैं वो गारंटी के साथ दिए जाते हैं। फंडामेंटल क्यों बोला गया? क्योंकि किसी भी नागरिक की नागरिक के व्यक्तित्व विकास के लिए दिए गए न्यूनतम अधिकार है जिनके साथ गारंटी जुड़ी हुई है। इसलिए इनको फंडामेंटल बोलते हैं। जैसे फंडामेंटल नीड हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो फंडामेंटल राइट मैक्सिमम राइट नहीं होते हैं। फंडामेंटल राइट मिनिमम नेसेसरी राइट्स होते हैं जिनके साथ गारंटी जुड़ी रहती है। आप दो शब्द इस्तेमाल करेंगे, मिनिमम नेसेसरी राइट्स जिनके साथ गारंटी जुड़ी होती है। अब ये गारंटी कैसी है? तो गारंटी में गारंटर कौन है, तो आगे बताएंगे सर। जो फंडामेंटल राइट है उसमें गारंटर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आता है। तो एक क्वेश्चन हम घुमा फिरा के कई बार ये भी लेके आते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा, तो वो यहीं से निकलता है। क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट में गारंटर की गारंटी खत्म हो जाए तो फिर फंडामेंटल नहीं रहेंगे ये, मतलब इन अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी आपसे पूछे नहीं तो केवल इसी बात से तो ये मौलिक अधिकार, मतलब इसे संविधान की आत्मा थोड़ी कहते हैं अनुच्छेद 32 को, इसी आधार पे। तो आप कहिए कि सर जो जुडिशियल रिव्यू है जिसपे पक्के तौर पे गारंटी दी गई है वो इसी पार्ट पे तो है, अनुच्छेद 13 के भीतर। इसलिए अगर हम इसको भी निकाल देते हैं तो फिर संविधान का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। क्योंकि फिर आपसे और ज्यादा डेप्थ में जाए तो आप पूछिए, तो फिर आप लोग से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहती है कि नागरिक और राज्य के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें नागरिकों ने कुछ अधिकारों की गारंटी ली है। और अगर
राज्य वो गारंटी देने में विफल हो जाए तो स्टेट अपने आप ही स्टेट की संकल्पना खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आप उन्हें थोड़ा बताएंगे तो थोड़ी आपकी बात में डेप्थ रहेगी। अभी जो मैं देख रहा हूँ दोस्तों आपकी बातों में, वो मुझे आपकी बातों में मतलब गहराई नजर नहीं आती है। तो मैं ये सेशन इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा बातों के भीतर डेप्थ लेके आओ, बोलने में डेप्थ लाओ, शब्दों में आपकी थोड़ी गहराई आए। आपसे कोई ये भी पूछ ले कि मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों के भीतर अंतर क्या है, क्योंकि अ, क्या मानवाधिकार ही मौलिक अधिकार है? बिल्कुल। सामान्यतः जो मानवाधिकार ही मौलिक अधिकार होते हैं, लेकिन अलग अलग देशों की जो राज्य है, अलग अलग राज्य हैं या अलग अलग देशों देश हैं, वो अपनी प्राथमिकता के आधार पर कुछ मानवाधिकारों को मौलिक अधिकार मतलब गारंटी के साथ देते हैं तो मौलिक अधिकार बन जाते हैं। क्या सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार है? तो जवाब होगा ना, सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार नहीं होते। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि नागरिक अधिकार और मौलिक अधिकार भी अलग अलग होते हैं क्या? तो आप कहिए कि सर मौलिक अधिकारों को दो भागों में हम क्लासिफाइड करते हैं। एक वो अधिकार जो सबके लिए होते हैं, और एक वो अधिकार जो केवल उस देश के सिटीजन के लिए होते हैं, तो हम उन्हें नागरिक अधिकार कहते हैं। आपसे थोड़ा पूछे तो आप अपने देख लेना, क्योंकि हमारे कुछ ही अधिकार नागरिक अधिकार है, बाकी तो सार्वभौमिक अधिकार है हमारे। ये तो ये चीज है, मौलिक अधिकार नकारात्मक क्यों, ये सारी चीजें तो आपको आती है, मैं इन पे डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन एक सवाल जरूर फिर आगे पूछते हैं, आजकल हमने मतलब अभी 2 4 दिन में मौक हुए हैं उनमें पूछ रहे हैं। कभी राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि हमारी लड़ाई आरएसएस बीजेपी के साथ, इंडिया स्टेट के साथ भी है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया स्टेट मतलब ये इंडिया स्टेट क्या है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? आप फिर बताइए कि संविधान का अनुच्छेद 12 और संविधान का अनुच्छेद 36, इसमें स्टेट की डेफिनेशन है। जहां स्टेट के भीतर क्या क्या मतलब स्टेट की डेफिनेशन में क्या आएंगे, तो आप केंद्र और राज्य सरकारें आती है, तीनों की विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका आती है, और इनके भीतर कार्य करने वाली जो संस्थाएं हैं जो इनके नियंत्रण में काम करती है पार्शियली या कंप्लीटली, वो सब संस्थाएं और संस्थाओं में काम करने वाले लोग राज्य हैं। तो एक तरह से राज्य कौन हुआ? कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी स्टेट है क्या? तो ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में डिफाइन किया है कि हाँ ये भी स्टेट है, जहाँ राज्य का कुछ अंशतः कंट्रोल है वो भी स्टेट है। आपसे पूछ सकते हैं कि आप अगर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो जाओगे तो आप भी स्टेट है, तो यस, तब आप स्टेट हो। तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दिए गए कानून है। तो राज्य क्या है? राज्य में वो सारी चीजें आ जाती है, अगर आप थोड़े से सरल शब्दों में उन्हें समझाओ कि सर जो जो भारत की सोवरेनिटी को यूज लेने वाले इंस्टीट्यूशंस है वो सब राज्य हैं। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से कहें तो इस तरह से कह सकते हैं। तो स्टेट की डेफिनेशन जरूर आप देख लेना। फिर अनुच्छेद 13 पे जरूर सवाल आते हैं, वो आते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर इस पे इंटरव्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और वो है कि जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे संविधान के किस भाग पे लागू होता है, कितने भाग पे लागू होता है? बिल्कुल सिंपल जवाब है कि सर जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 2 पार्ट पे लागू होता है। नंबर 1 फंडामेंटल राइट, और नंबर 2 डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, ये मैक्सिमम स्टूडेंट इसको मैं डिटेल से तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सिर्फ 2 पे लागू होता है, पूरे संविधान पे लागू नहीं होता। जैसे अमेरिका में लागू होता है वैसे लागू नहीं होता। या तो ये मौलिक अधिकारों पे लागू होता है या बेसिक स्ट्रक्चर। थोड़ा फिर इसके आगे अगर आप एक्सप्लेन करो तो बताओ सर, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर स्थिर न होके गतिशील है, इसीलिए मौलिक अधिकार जो न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा है, वो भी एक गतिशील है, क्योंकि उसकी व्याख्या खुद जुडिशरी करती है। तो बिल्कुल क्लियर कट लाइन नहीं है हमारी जुडिशियल रिव्यू का, जैसे अमेरिका के भीतर। तो आप दो तरह से इसका जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन और बनता है आर्टिकल 13 में, वो बनता है कि
विधि शब्द से क्या तात्पर्य है। जैसे कि राज्य शब्द से क्या तात्पर्य है, वैसे ही विधि शब्द से क्या तात्पर्य है। तो अनुच्छेद 13 में जरूर देख लेना कि विधि का तात्पर्य जो हमारी संसद और विधायिकाओं द्वारा बने हुए एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, ध्यान देना, रूल्स है, बाई रूल्स है। इसमें फिर आप जो अधिसूचना को क्या बोलते हैं हम, अधिसूचना को हम नोटिफिकेशंस है, ऑर्डर है, और फिर दो चीजें और जोड़ेंगे, वो है रूढ़ी और प्रथा भी है, इसके भीतर कस्टम्स भी है। तो ये चीज जरूर बताए कि हमारा जो विधि शब्द है वो विधि शब्द है। एक चीज को आप पढ़ लेना कि क्या इस विधि शब्द के भीतर अनुच्छेद 368 भी शामिल है या नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जजमेंट है, तो आप बुक में थोड़ा सा देख लेना उसके भीतर। और वर्तमान में चूंकि इस विधि शब्द के भीतर अनुच्छेद 368 जो है अ, वो भी इसके भीतर आ जाता है, तो इस तरह से जो 368 है वो भी संशोधनीय है, आज की स्थिति में आ जाता है। तो उसको देख लीजिए। फिर अनुच्छेद 14 पे भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 14 पे इक्विटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन बनता है फंडामेंटल राइट पे, मेरा मानना है अनुच्छेद 14 सबसे ज्यादा। उसमें एक सवाल ये बनता है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण क्या एक दूसरे के विरोधी है या एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देते हैं। आपका जवाब होगा कि ये दोनों सर पूरक है, लेकिन पूरक को आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कोई भी। क्यों नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि इक्विटी बिफोर लॉ मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं है। तो इक्विटी बिफोर लॉ के तीन पॉइंट होते हैं जो रूल्स ऑफ लॉ के डाइसी ने बोले। नंबर वन, पहला आप बताएंगे कि विधि के समक्ष सब समान है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट बताएंगे कि इसको बोलते हैं दूसरा पॉइंट बताएंगे कि सुपरमेसी ऑफ लॉ, विधि ही सबसे ऊपर है, सब उसके नीचे। लेकिन उसका तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे आपका ध्यान नहीं जाता, वो है कि नो वन हैव प्रिविलेज। ध्यान देना, ये तीसरा पॉइंट पे ही सारी चीज नीत है कि किसी को भी विशेषाधिकार नहीं होगा। और ये तीसरा पॉइंट ही विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। आप थर्ड पॉइंट पे फोकस करो, आप बताइए कैसे। तो आप बताना कि सर विधि का समान संरक्षण ये कहता है कि समान परिस्थितियों में समान कानून, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कानून, मतलब परिस्थिति के आधार पर राज्य डिस्क्रिमिनेशन करे, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन, मेरे वर्ड को पकड़ना, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रिविलेज नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्टिव होता है अफर्मेटिव एक्शन। आप समझिए इसे, ये जो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करेगा वो किसी को प्रिविलेज देने के लिए नहीं करेगा, किसी को विशेषाधिकार देने के लिए नहीं करता, बल्कि वो क्या होता है, किसी को संरक्षण देने के लिए करता है। और चूंकि किसी को संरक्षण देना, किसी को विशेषाधिकार देना नहीं होता, इसीलिए विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री पूरक। इस कंसेप्ट को बारीकी से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। फिर सवाल आता है, वो आता है कि जो विधि का समान संरक्षण है वो क्या है। तो वो हमारा एक अफर्मेटिव एक्शन है, और वो पूरे संविधान के भीतर निहित है। आप बताइए, अफर्मेटिव एक्शन या विधि का समान संरक्षण पूरे संविधान के भीतर निहित है। आप अनुच्छेद 15 से ही शुरू हो जाता है, जहां हम सब जगह पहले इक्विटी की बात करते हैं और फिर नीचे जाकर के हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। जैसे आपसे कई तरह के सवाल हो कि अनुच्छेद 15 में लिंग, धर्म, जाति, इन सबके आधार पर जब समानता की बात की गई है, और 16 में भी की गई है, तो फिर आरक्षण क्यों। ठीक है, वो क्योंकि आगे जाके प्रोटेक्शन दिया गया है। अब मैं थोड़ी सी रिजर्वेशन पे बात कर लेता हूँ, टाइम तो हो गया है। अब हम देखते हैं कि आगे फिर बात को कंटिन्यू में कल परसों में और इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, 5-7 मिनट में मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। तो रिजर्वेशन एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है। ज्यादातर मेरा सजेशन होता है कि इस पे बोलने से, मतलब इस पे डायरेक्ट अपनी तरफ से जाने से तो बचा जाए, लेकिन फिर भी ले जाते हैं कई बार।
तो आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पे कई तरह के सवाल बनते हैं आरक्षण को लेके कि पहली चीज तो ये है कि आपको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ खड़ा रहना है। किसी को क्या सही लगे, आपको क्या सही लगता है, आप किस वर्ग और क्लास से है, डजेंट मैटर, कभी इसको हावी मत होने देना। तो हमारा संविधान एक अफर्मेटिव एक्शन की बात करता है, और उस अफर्मेटिव एक्शन का रूप क्या हो, ये संविधान में डिसाइड नहीं किया। एक चीज बहुत क्लियर करता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर कहीं भी आरक्षण संबंधी प्रावधान नहीं किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 333 में जो हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया है कि कुछ सीटों को रिजर्व किया गया है, लेकिन जो हमारा लोक नियोजन में आरक्षण है उसका संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, वो विधि द्वारा है। संविधान तो सिर्फ ये कहता है कि राज्य चाहे तो SC ST या OBC वर्ग के लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन कर सकता है उनके लिए। और राज्य ने उसके क्रम में विधि बनाई। बाद में फिर EWS भी जोड़ दिया गया। हालांकि पहले रिजर्वेशन जो था वो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की दृष्टि से था, उसमें आर्थिक पिछड़ापन नहीं था। लेकिन समय के साथ आर्थिक पिछड़ापन की भी जरूरत महसूस की गई और वो भी हमने जोड़ा है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या हमारे यहाँ जो आरक्षण जो है वो जाति आधारित आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता क्या, कि ये क्या ये सही, ये आज भी इसकी जरूरत है? तो इसका जवाब ये है कि जाति के अलावा अन्य कोई इकाई नहीं है जिससे सामाजिक पिछड़ापन को तय किया जा सके। अभी तक कोई दूसरी यूनिट नहीं है। सर इस व्यवस्था में हो सकता है कुछ बहुत सारी मिस्टेक्स हो, लेकिन अभी भी जाति के अलावा दूसरी कोई इकाई नहीं है जिससे सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन को सुनिश्चित किया जा सके, जिसका जिक्र जिसका प्रोविजन भारतीय संविधान में है। इसलिए जाति आधारित आरक्षण ही अभी तक की व्यवस्था में सबसे रेलेवेंट प्रतीत होता है। गरीबी निवारण का प्रमाण पत्र तो कोई भी बना लेगा, जो सबसे अमीर होगा वो भी गरीबी निवारण का, हालांकि उदाहरण नहीं देना, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन व्यवस्था में आपको क्या खामी नजर आती है, कभी पूछ ले तो, हालांकि जाना नहीं है तो आप एक जवाब दे सकते हैं कि सर वैसे तो किसी भी व्यवस्था का परिपूर्ण होना, मतलब वो व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण होती नहीं है, लेकिन फिर भी इस व्यवस्था के भीतर एक कमी है, वो यह है कि इसमें सिर्फ एंट्री एंट्री होती जा रही है, एग्जिट नहीं है। तो कोई हम एक ऐसा मैकेनिज्म अगर हमारा देश में डेवलप हो जिससे कुछ जातियों का, कुछ परिवारों का, या अगर उनका सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन दूर होता है और कुछ लोग बाहर निकलते हैं, तो फिर ज्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचता है, लेकिन अभी तक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, बाकी ज्यादा सुधार वाली बात आप ना करें। फिर अनुच्छेद 17 18 में तो अनटचेबिलिटी है, उपाधियों का अंत है, वो पढ़ लेना। 19 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, A से लेके F तक क्रम से याद होनी चाहिए, फर्स्ट। दूसरा, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर जो युक्त निबंधन लगे हैं वो सब पे अलग है। जैसे वाक और अभिव्यक्ति पे अलग है, जो सम्मेलन करने की और संगठन बनाने पे युक्त निर्बंधन अलग है, और यहाँ से सवाल पूछते हैं। जो व्यावसायिक है उस पे अलग है, तो उस पे जाओ। लेकिन इस पे दो तीन सवाल, एक सवाल और बनता है कि ये संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में ये सूचना का अधिकार कैसे एक मौलिक अधिकार है? ये तो लिखा हुआ भी नहीं है। तो इसका जवाब आप ऐसे दीजिए कि सर अनुच्छेद 19(1)(a) में मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचार निर्माण का स्वतंत्रता भी निहित होता है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट मानता है। और विचार निर्माण में सूचना प्राप्त करना भी एक अधिकार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्यायित दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार भी नहीं है। ये भी है। फिर अनुच्छेद 21 जो है वो काफी बड़ा है। मतलब मैं आज इसको यही खत्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं इस
डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी तक की डिस्कशन में अगर आपको कोई पॉइंट लगा हो तो ये है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा देखता हूँ। सुमेर सिंह आप हो प्रेजेंट? और धनराज, आप प्रेजेंट हो? 5 मिनट हम आपसे भी हाँ सर। सुमेर है और धनराज हो? हाँ सर। ओके, धनराज भी हो। चलिए, इनसे 2-3 मिनट आपकी कोई मेरी अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें आपको क्या कुछ ऐसा लगा कि कोई चीज गलत है, या वो लगा कि इसमें ये चीज, ये सवाल और भी हो सकता है? अभी तक के डिस्कशन पे कोई 2-3 मिनट आप अगर आपके हो तो ले सकते हैं। मेरे बोलने के बावजूद भी आप कुछ लोग अगर वीडियो ऑन नहीं करते ना, तो ये सही बात नहीं है। सर नमस्ते सर, पहले तो सभी को। नहीं सुमेर, अभी आपको लेंगे थोड़ा सा, पहले मैं मेरी वाली बात को खत्म कर लूं। अभी तक की मैंने एक एक बेसिक थीम बनाई है, कुछ कुछ टॉपिक लिए, हालांकि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक इंटरव्यू के लिहाज से मैंने एक डिस्कशन को आगे बढ़ाया है। ओके, तो सुमेर अब आप जो है अपने जो आपकी जो मोटे तौर पर आपसे क्या क्वेश्चन रहे, उन पे थोड़ा सा आप आ जाओ, कि आपके इंटरव्यू की ब्रीफ, ज्यादा लंबा नहीं, 2-3 मिनट में। राइट सर। सर गुड इवनिंग टू ऑल। सर ने जो बताए हैं मोटा मोटी पॉइंट, वो प्रस्तावना सर। नहीं 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 नहीं, मैं आपका इंटरव्यू पूछ रहा हूँ। हाँ सर, मेरा रेफरेंस में बता रहा हूँ सर। मुझसे आपका इंटरव्यू, प्रस्तावना। आपका इंटरव्यू क्या क्या कैसे रहा शुरू से, एक एक प्रोसेस, ताकि स्टूडेंट्स में बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि हम थोड़ा देखें कि क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या रहा। तो अपने जवाब से थोड़ा थोड़ा उनका एक एक निचोड़ बता दो, कि उनको थोड़ा संतुष्टि हो जाए सभी को। सर सर मेरा बोर्ड था मंजू शर्मा मैम के पास, ओके। और जो टीचिंग नहीं करवाती मंजू शर्मा मैम का, ये उस दिन का रिकॉर्ड था कि उन्होंने कोई टीचिंग नहीं करवाई। लेकिन दोपहर में संगीता आर्या मैम आ गई थी, उन्होंने बोर्ड टीचिंग करवाई। और आज कमाल की बात बताऊं, आज दो बंदों से डबल बोर्ड टीचिंग करवाई सर। लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ सर ने। तो आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि आपकी बोर्ड टीचिंग होगी या नहीं होगी। संगीता आर्या मैम 100% करवाती है, और आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि राठौड़ साहब आपसे दो दो बार भी करवा रहे हैं सर। आज की लेटेस्ट न्यूज। सर मुझसे जो पूछे गए, प्रस्तावना पूरी बुलवाई गई सर मुझसे, और मैं याद करके गया था। उसके अलावा सर जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे सर, केंद्र राज्य संबंध क्या थे, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के आर्टिकल बताओ, उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है और उनके बारे में बताओ। अगला था सर, मेरे से और जितने भी जा रहे थे, ये एक कॉमन सवाल है सर आजकल, स्थानीय स्वशासन पे पूछ ले, चाहे वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन पूछ ले, चाहे महिला सशक्तिकरण पूछ ले, ये आउट ऑफ 3 एक ही क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है सर हर एक आदमी से। सर कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत पूछा मुझसे, और शुरुआत में जो बातचीत की वो ये पूछी थी कि आज की ताजा खबर बताइए, क्योंकि मैंने हॉबी बताई थी रीडिंग डेली न्यूज़पेपर। तो उन्होंने मुझसे, और मैंने वहाँ पूरा आरपीएससी में बैठ के देख लिया था, वहाँ न्यूज़पेपर रखे हुए थे, तो मैंने थोड़ा गो थ्रू हो गया था। दूसरी बात ये सर, सबसे बड़ी बात, जो ही आप पहुंचते हो इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो वो पूछते हैं कि बीए में आपके क्या सब्जेक्ट थे। दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन बीए, नॉट ऑन एमए, क्योंकि एमए तो पता है पॉलिटिकल। तो बीए में जिसके जिसके पब्लिक एड था, और मेजोरिटी टाइम क्या होता है, हम लोग पॉलिटिकल साइंस की तरफ भाग लेते हैं, हम पब्लिक एड को थोड़ा सा टाइम नहीं देते हैं। और उन लोगों से जिसने बोला कि सर बीए में मेरे पास पब्लिक एड था, उनसे एक एक्सपर्ट पब्लिक एड के बैठे हुए थे राइट साइड में, एक सर थे, उन्होंने पब्लिक एड पे खूब सारे सवाल पूछे। जो मेरे बाद एक गए थे डाका जी, उनसे तो ये तक पूछा है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में ये बताओ कि पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस में कितना समानताएं हैं, क्या भेद है, डेविड स्टन की पुस्तकें क्या थी, पोस्ट गौर का सिद्धांत किसने दिया, क्यों दिया, उसका रेफरेंस आज भी क्या है। तो जिन भाइयों के पास, जिन बहनों के पास पब्लिक एड है, वो प्लीज थोड़ा सा तैयार करके जरूर जाएं, पूरा पॉलिटी पे डिपेंड होकर ना जाएं। तो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट थे, क्योंकि पब्लिक एड और पॉलिटी का एक ही प्रोफेसर होते हैं, और अगर सर आगे उसके पब्लिक एड के, तो वो थोड़ा सा आपको डेप्थ चेक कर सकते हैं। आज उसके अलावा सर, आजकल तो मैं एक चीज और भी यहाँ साझा कर रहा हूँ। ये जो पब्लिक एड और पॉलिटिकल वाला है ना, ये बहुत
ज्यादा चल रहा है, क्योंकि दोनों के संदर्भ में यूजीसी का ये मानना है कि पॉलिटिकल वालों को पब्लिक एड और पब्लिक एड वालों को पॉलिटिकल, दोनों को एक बराबर मान्यता दे दी गई है। और ये जो दिक्कत है ना, ये पॉलिटिकल साइंस वालों के साथ रहती है कि वो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल अनटचेबल कर देते हैं। और ये देखना, मैं देखता हूँ एक दिन इस पे डिस्कशन करना। अ, जबकि ये सभी के ये पेपर पॉलिटिकल साइंस में पीजी में ये पेपर होता है, एम बीए में ये साथ साथ रहता है। उसकी शुरुआती चीजें जो होती है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए, एनपीएम, गुड गवर्नेंस, और कुछ बेसिक सी थ्योरी, ये तो जरूर थोड़ा थोड़ा पता हो। ठीक है सुमेर। सर उसके अलावा एनईपी सबको पूछ रहे हैं सर आजकल, एनईपी 2020। आप एनईपी तो उससे इसके पूछेंगे, देखो आपने देखा होगा तो मैंने जो इसका पूरा एक वर्क कर रखा है ना, जो जो आप इस प्रोसेस से गए हो ना, वो एक अलग ही कंफर्ट सिचुएशन में है। सर सर और और एनईपी उसके के। अलावा सर हम्म। मैं कहीं ना कहीं बोर्ड को कि मैं सर पीएचडी कर रहा हूँ इस तरफ डाइवर्ट करने में सक्सेस हो गया था, उनको कन्विंस करने में। तो उन्होंने मुझसे कम से कम 10-15 सवाल वही पूछे। और जब मुझे लगता कि मैं अब नहीं जवाब देता तो मैं कहता कि सर मेरी कोर्स वर्क नहीं स्टार्ट हुआ। लेकिन थैंक गॉड उससे पहले ही उन्होंने मुझसे ज्यादातर पूछे कि ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन में क्या फर्क है, ऑनलाइन एजुकेशन की कमियां क्या है, आप अगर आओगे इस शिक्षा में तो आप क्या सुधार करोगे, आपने राजनीतिक विज्ञान ही क्यों लिया। अच्छा, राजनीतिक विज्ञान में शिक्षक बनने के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस खुले होते हैं आपके पास। और सर कॉलेज शिक्षा में फिलहाल क्या चुनौतियां फेस की जा रही हैं और उनका रेक्टिफिकेशन। तो तो फिर ये तो था कि मैं सर। सारे वीडियो और मैं डालता हूँ, मुझे लगता है सारी चीजें तो मेरे वाले में ही आ गई है, कुछ बचा ही हाँ क्या है। सर, सर ये काफी यूजफुल। और मैं वो बंदा था जो इनिशियल बहुत पहले स्टेज लेके पहुंच गया था एक राइट प्लेटफॉर्म पे। आपने शायद शुरू के बंदों में पहुंच गया था, मुझे पहले ही पता था कि जो शुरू में लीड लेते हैं सर वो फायदा उठाते हैं लास्ट में कहीं। और सर मुझसे ये नहीं पूछा गया एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या था, बट मैं आईजीपी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके गया था। क्योंकि आपने जो पिछली हमारे इंटरव्यू से पहले भी एक समानता पे क्लास ली थी, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे टच कर रहा था। क्योंकि स्वतंत्रता समानता आंसर देने का तरीका वही होता है, मोटा तौर पे आंसर देने का तरीका वही होता है। आपको बस थोड़ा शब्दों का जाल खेलना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा उसको अच्छा से तैयार कर लिया था। वो 32 मिनट की क्लास उस दिन आपने छोड़ी थी, तो मैंने बड़ा सीरियसली 2-3 बार उसको देखा। और उसके अलावा सर जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी पूछा गया था सर। और आर्टिकल 368 भी पूछा गया था सर, कि क्योंकि इसका वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, क्या ये हाँ। जरूरी है। और सर शक्तियों का विभाजन पूछा गया था मुझसे। अच्छा, तो बीच बहुत बीच में लंबा सर। इंटरव्यू हो गया आपका तो। हाँ सर, विदाउट बोर्ड टीचिंग 30 मिनट्स था सर। 30 10 10 मिनट लिए, 10 मिनट क्या लिए बात। मैम ने। बाकी और बाकी सर कौन से नंबर पे था, शुरू में होगा फिर तो इतना लंबा हाँ, इंटरव्यू। पहला ही था सर मेरा इंटरव्यू, हाँ पहला तो ही। पहले के साथ ही होता है ये लंबा, बाद में नहीं होता जनरली। फर्स्ट कैंडिडेट होता है ना, उसी के साथ रहता है, बाद में तो छुट्टे करते हैं। वो सर वो एक ना राउंड सा सिक्का सा लेके घुमाते हैं, मैंने पहले ही देख लिया था, मैं ये नंबर लूंगा। वो घुमा रहे थे, वो इतना जादूगर तो होते नहीं है। वो ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, मैंने वही पर्ची उठा लिया। वो एक आइडिया मार दिया था सर। दूसरी बात, एक और बड़ी चीज देखने को मिली सर, आपका सिर्फ रोल नंबर रहेगा, यूजी पीजी, और ये नंबर रहेंगे सिर्फ आप, आपकी साल यूजी पीजी, आपको न आपका कास्ट क्रीड कुछ नहीं होगा। उससे क्या ओके। होता है, उनको ये नहीं पता चलता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। नहीं, तो ये हम बात हो चुकी है, ये रिपीट हो रही है। जी ये सर। बात हो चुकी है। धनराज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका, मतलब ये सुन के कि आप मतलब एक अच्छा इंटरव्यू दे के आए हो। मैं तो क्या बात भी नहीं कर पाता हूँ आप लोगों से, मतलब मेरी अ, आप ही से मुझे क्या कह सकते हो, कमी कह सकते हो, मुझे समय नहीं मिल रहा है। बहुत कम। मैं सुबह सुबह कई बार कोशिश करता हूँ कि उठते ही मैं आप लोगों को कॉल लगाऊं, पता लगता है तब तक तो टाइम ही निकल चुका, आप अंदर जा चुके हो। धनराज आप सुन रहे हो? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ। सर मेरा मंजोत शर्मा मैम का ही इनका फर्स्ट था, मेरा फोर्थ सीरियल था सर उसमें। वैसे एक ही जगह थे आप। एक ही ठीक है। बोर्ड था सर। तो मैडम ने वही पूछा मेरे से, 10th 12th बीए एमए कौन से साल में किया, नेट कब किया। उसके बाद में बीए के सब्जेक्ट पूछे। उसके बाद में इन्होंने उन्होंने पूछा मेरे से कि आपकी हॉबी क्या है। मैंने मना कर दिया, मैं मेरा कोई हॉबी में कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि मैं डिफेंस में सर्विस कर रहा था, इंडियन नेवी में।
तो सिपो पे वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप नेवी में लास्ट जॉब में क्या क्या काम करते थे, उससे रिलेटेड पूछा। उसके बाद सर एक्सपर्ट थे उनके पास, उन्होंने पूछा कि हाँ क्या तैयार किया आपने। तो सर मैंने बताया थ्योरी में स्वतंत्रता समानता न्याय। तो उन्होंने पहले जस्टिस पे पूछा मेरे से, मतलब बोला बताओ चलो न्याय क्या है। तो उसमें सर 3-4 मिनट में मैंने बता दिया उनको। तो फिर उन्होंने बोला कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत एक्सप्लेन करो बताओ। तो सर वो भी मैंने कर दिया उनको। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि ये सकारात्मक कार्रवाई क्या है, उसके बारे में पूछा। हम्म। तो उसका बता दिया मैंने सर। उसके बाद बोला ये भारत में भी है क्या ऐसा कुछ सिस्टम। तो मैंने आरक्षण वाला बता दिया। बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत और गांधी जी का ट्रस्टीशिप दोनों में कुछ समानताएं हैं क्या। तो बता दिया सर मैंने उसको, समानता विजिटेड। हम्म। बोला सर ये भी गांधी जी भी उसका। फिर गांधी जी का स्वराज के बारे में पूछा। तो मैं थोड़ा सा बता, फिर बोला सर मेरे को ज्यादा नहीं आ रहा, सॉरी बोल दिया फिर मैंने आगे। बोला हम्म। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि थिंकर पढ़े हो आपने। तो उन्होंने मैकियावेली के बारे में पूछा कि मैकियावेली ने कोई सिद्धांत दिया है। मैं बोला सर सिद्धांत नहीं दिया उन्होंने, वो स्टेट शासन कला पे लिखा उन्होंने। बोला ठीक। फिर रूसो का विचार पूछा उन्होंने। बोला रूसो का मेन विचार क्या है, वो बता दिया सर। फिर 200 एक्सपर्ट पॉइंट और कर दिया उन्होंने। हम्म। उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में पूछा सर पहले। हम्म। तो फिर उसके 2-3 मिनट प्रकार सब कुछ टाइप वाइप बताया उनको। उसके बाद अरविंदो का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे आ गए वो वहां से हम्म। थिंकर में। फिर जेपी नारायण के भारतीय राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा। हम्म। उसके बाद में इलेक्शन व्यवहार, मतदान बिहेवियर के ऊपर बोला कि क्या होता है, इसके बारे में पूछा। बोला ये करंट में कोई ऐसा कहीं पे अभी जो मतदान व्यवहार किस तरफ परिवर्तन हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो उसके बारे में फिर बांग्लादेश के घटनाक्रम पे पूछा कि भारत पे क्या इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। हम्म। फिर एनईपी पे मैम, प्रेसिडेंट मैम थी, उन्होंने पूछा कि एनईपी के बारे में पूछा। उन्होंने बोला क्या है, हायर एजुकेशन क्या क्या चल रहा है। तो बस सर उसके बाद बोला ठीक है जाओ, थैंक यू। कैसा लगा आपको पूरा इंटरव्यू होने के बाद? आपको क्या सर मेरे को तो बढ़िया लगा सर, बोला अच्छा ही हो रहा है क्योंकि जो मैंने पूछा, जो बताया उसी ने उन्हीं से पूछा सर लगभग लगभग। वो इंटरव्यू में जस्ट आफ्टर, मतलब इंटरव्यू देते ही पता लग जाता है जैसे खुद को क्योंकि वो जो जब आप इंटरव्यू खत्म कर रहे होते हैं ना, तो मतलब उनके चेहरे पर आपकी जो खुशी और जो उनका कनेक्शन होता है उससे आइडिया लग जाता है। स्कोर क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा, सब कुछ आइडिया लग जाता है। बढ़िया दोनों का। दोनों साथी, दोनों वैसे हमारे ये दोनों धनराज और सुमेर दोनों एक्स सर्विसमैन है। और इन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी की थी। कि, अ, हालांकि मैं सभी से कहता हूँ कि मैं कोशिश खूब कर रहा हूँ आप लोगों को समय देने की, लेकिन कहाँ से लेके आऊँ इतना अभी। आज सुबह आठ आठ बजे से लगा टॉपिक हूँ। है। अभी 8 बजे से मैंने ये स्वेटर पहन रखी है, इसको खोला नहीं है अभी तक। बीच में जाना और आप ही से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग चीजें, यूनिवर्सिटी। खुद का पढ़ना कम हो रहा है, मैं यही देख रहा हूँ 2-3 घंटे खुद पढ़ूंगा। चलिए, तो कुल मिला के आप मतलब खुश हो इस सारी प्रक्रिया में? मुझे दोनों से एक एक चीज पूछता हूँ। आप स्टूडेंट्स को क्या मतलब जब आप तैयारी कर रहे थे और इंटरव्यू देने के आने के बाद में आपको जो महसूस हुआ, तो आप जैसे हमारे जो दूसरे जितने भी साथी है आपके, तो क्या अपने अनुभव से आप क्या एक दो बात बताना चाहोगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? सर एक तो जो आपने जो क्लास डाली थी वाली, उसको जितना बैकग्राउंड से समझाया आपने सभी लेके, वो बहुत हेल्पफुल हुआ सर के। मैंने तीनों सब्जेक्ट उसी के लेवल पे तैयार किए थे। वो वहाँ पे पूरा टाइम उसी में हो गया सर मेरा तो। और हम्म। जो आपने जो बोर्ड टीचिंग पे जो मेरा जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत मेरा टॉपिक था, वो बहुत अच्छे से तैयार किया। जो बोर्ड टीचिंग का है, वो हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछे, बोर्ड टीचिंग ना कराए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यू में काम आ जाता है सर। तो हम्म। ऐसे बहुत अच्छा लगा सर आपके यहाँ आने की वजह से ना, लेकिन बहुत जब सारे। करवाते हैं तो पूरा उसी पे चला जाता है, ये ध्यान रखना है। हाँ सर वही है। ये बहुत बढ़िया। और ये एक बात और कोई बात? और सर मैंने तो अभी जब से आपको ज्वाइन किया लगभग तभी से तैयारी स्टार्ट किया इंटरव्यू, पहले कर नहीं रहा था। तो हम्म। आप ही के जो देख देख के उसी से सीखा है ज्यादातर। ठीक है, चलो बढ़िया है। और हाँ सुमेर, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, वही सेम ही चीज।
क्योंकि अगर मैं बोर्ड टीचिंग तैयार कर जाता हूँ वो तो मेरा स्ट्रॉन्ग होता ही दूसरों का जो सुनने के, जैसे राजेंद्र का था संवाद का टॉपिक, तो मैं ना पढ़ा तो भी मैंने वहां पे इस चीज का अच्छे से जवाब दे दिया, क्योंकि क्लास में बैठ के दूसरों को सुनना भी उतना ही फायदेमंद है जितना खुद तैयार करके जाना। और हम्म। उसके अलावा सर जो वीडियोस हैं, जनरली हम एक बार देखते हैं थोड़ी थोड़ी तौर पे, नहीं उसको 2 या 3 बार तब जाके इसेंस समझ में आता है कि हाँ यार ये चीज गहराई से आ रही है। एक बार में तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से जा पाते हैं, दूसरी तीसरी बार अच्छा। डेप्थ आती है, तो हम्म वीडियोज को बार बार देखना चाहिए। यही 2 पॉइंट मेरे। हम्म। जो अपना मैकेनिज्म चल रहा है, जो एक मैंने डेवलप किया है, मैंने अपनी मैं किसी को फॉलो नहीं, मैंने अपना शुरू से अपना खुद का क्या होता है ये नहीं, उसकी जरूरत क्या है बस ये देखता हूँ। उसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ और चीज ऐड की जाए अपने जो सिस्टम जो मैंने थोड़ा बच्चों के लिए डेवलप किया आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें बोर्ड टीचिंग को भी अलग से डेवलप किया है, बायोडेटा को भी अलग से किया है, तो अलग अलग जो सब्जेक्ट के हैं, फिर प्रैक्टिस आपका 1-to-1 सेशन में मैंने अलग किया। आपको क्या लगता है, मतलब मैं मेरे लिए सजेशन मांग रहा हूँ, मतलब कितना रेलेवेंट है, और इसमें और भी कुछ चीज करें क्या? सर रिलेवेंट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो स्टार्टिंग 1-to-1 सेशन ना उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सर आपके, तो हम्म। बायोडाटा एक तो अच्छे से तैयार हो जाता है जहाँ वो पे बहुत आप। जरूरी है, मैं वही कहता हूँ, बहुत जरूरी पार्ट है। सर आप 1-to-1 सेशन एक एक और दीजिए, पहली बार में तो समझ में नहीं आता आपको फेस कैसे करें। लेकिन अगर कोर्स है ना, इतनी हिम्मत नहीं है। 15-15 मिनट दे दो सर, लेकिन एक बार और 1-to-1 सेशन ना वो जान फूकता है वो। वहां एक्सपर्ट बैठाने की बजाय आप अगर खुद ही 10 मिनट भी पूछ लो ना कि तैयार हो गया ना 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट ही। तो सर जिस दिन ये बोर्ड मैं टीचिंग के लिए है ना। आप लोगों को एक बात कहता हूँ सभी से, ये आप मानो इस बात को, मेरी बात को सीरियस, ये जगह जगह मोक देना बंद कर दो आप, इसे सीरियसली लो। इससे कोई improve- आप भीतर काम करो अपने ऊपर एक एक पार्ट पे, क्योंकि ये बार बार देने से क्या होता है, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें आपके दिमाग पे हावी हो जाती है, आप कॉन्फिडेंस खत्म कर आते हो। मैंने अभी आज ही आज ही के मौके पे मुझे बाद में किसी ने बताया कि साहब फला जगह तो आप ये बात बताते, लेकिन एक जगह मुझे ये बताया, तो मैंने ऐसे ही पूछा प्रोफेसर था क्या, बोला नहीं। तो फिर तो ब्लंडर है ये चीज। एक एकेडमिशियन की दृष्टि से सोचना और एक कोचिंग चलाने वाले की दृष्टि से सोचने में कोई समानता नहीं हो सकती, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो किस दृष्टि से सोचते हैं और एकेडमिशियन किस दृष्टि से सोचता है। इन दोनों का फर्क मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि बेसिकली मैं कोचिंग करवाने वाला टीचर था, जो सिविल सर्विसेज से उधर से आके कोचिंग करवा करके एकेडमिक दुनिया में आया हूँ। मुझे ये दो दुनियाएं बहुत साफ साफ पता है। तो आप किसी की भी टिप्पणी को करने से जो चीजें होती है, लेकिन आप देखोगे जितने एकेडमिशियन है ना वो आपको एक जैसी बात बोलेंगे, और विशेषकर एक्सपीरियंस एकेडमिशियन। तो ये चीज जरूर मैं आपसे थोड़ा लास्ट में, चलिए ऑल द बेस्ट, है ना, मिलते रहेंगे। ये सेशन को मैं कुछ कुछ जितना थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा आपके साथ में इंटरेक्शन करते रहेंगे, और फिर भी मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि इस तरह के सेशन को कंटिन्यू रखे तो आपको अगर बेनिफिट होता है तो जरूर रखेंगे। थोड़ा जितना संभव होगा उतना करेंगे, किसी न किसी मुद्दे पे करते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं अभी मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। गुड नाइट सर।